अब सीआर सर्किट में करंट के इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, है ना, और इसमें क्या वोल्टेज डेवलप होंगे, उनमें कितना फेज डिफरेंस है, ये पीछे डिस्कस कर लिया। इन रेजिस्टेंस B and I are in same phase. In capacitor, V पीछे रहता है, I आगे रहेगा कि नहीं, V lags with I by 90 डिग्री, ये होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या रहता है, पीछे। तो अब ये बनेगा, हमने देखिए करंट लिया, ये हो गया करंट, तो रजिस्टर में इसी डायरेक्शन में हमने लिया करंट, और वोल्टेज कैपेसिटर में पीछे है, तो यहां होगा 90 डिग्री पीछे है, तो इससे नीचे बनाएंगे। ये जब भी आप बनाइए इसी को ध्यान में रखना है, कहीं भी बनाओ किसी भी एंगल पर एक बेस लाइन ड्रॉ कर लो, तो यही आपका करंट का बेस लाइन हो गया। अब करंट से वोल्टेज उसी डायरेक्शन में है, किसमें, रजिस्टर में, तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो यही वोल्टेज हो गया। और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, तो वोल्टेज कितना पीछे है, 90 डिग्री, तो इसे ऐसे नीचे की तरफ बनाए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये हो गया VC, तो रिजल्टेंट वोल्टेज फिर ये पैरेललोग्राम बनेगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज ये आ जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट वोल्टेज। तो ये लिख सकते हैं, देन रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू स्क्वायर रूट VR स्क्वायर और प्लस VC स्क्वायर, ये हो गया वोल्टेज। परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना दोनों, एक ये है और एक ये है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मालूम है ना कि नहीं, अरे कुछ तो बोलोगे, ऐसे तुम लोग रहते हो बैठे जैसे कुछ मालूम ही ना हो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होता है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लिखा है। अब एक वेक्टर ये है VR और ये है VC, जितना ये है वही तो ये है, तो अब यही एंगल यही आपका बनाना है, अब ये हमको निकालना है, तो V इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ये वेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। अब इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि VR एक्चुअल में क्या है, VR है V वोल्टेज इन रजिस्टर I इंटू R, और VC क्या है, वोल्टेज इन कैपेसिटर, तो IXC है कि नहीं है, V इक्वल टू IR, तो ये IR हो गया, IXC हो गया, यहां रखेंगे, तो V इक्वल टू कितना आया, स्क्वायर रूट I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू XC का स्क्वायर, तो I स्क्वायर यहाँ भी है, I स्क्वायर यहाँ भी है, I स्क्वायर बाहर ले लिया, तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I को रूट के बाहर कर ले और यहाँ XC की वैल्यू रख ले, तो R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V अपॉन I, तो ये हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, और V बाई I क्या है, रेजिस्टेंस, V बाई I क्या होता है, रेजिस्टेंस,
तो ये रेजिस्टेंस किसका है? ये सी और आर के कॉम्बिनेशन का है, तो इसको रेजिस्टेंस नहीं इंपीडेंस कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? इंपीडेंस। तो इसको लिखते हैं जेड। जेड इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसमें ये देखिए नीचे है ये फेज डिफरेंस, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आई से पीछे रहेगा। नीचे है तो पीछे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊपर होता तो आगे रहता और नीचे है तो पीछे। कितना पीछे है? तो tan फाई निकाल सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में tan फाई कितना होगा? tan फाई इक्वल टू tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो जितना ये है उतना ये भी है। तो ये BC बाई VR। VC को क्या लिख सकते हैं? IXC अपॉन IR। I कैंसिल हो गया, तो tan फाई कितना आ गया? tan फाई इक्वल टू XC 1/ω/c है, तो ऐसे लिखे 1/ω/c/R। ये है tan फाई, इतना पीछे रहेगा कि नहीं? तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है इन CR सर्किट? यहां लिख दे रहे हैं हेंस इन CR सर्किट रिजल्टेंट वोल्टेज पीछे है तो लैग्स विथ करंट बाई फेज एंगल फाई डिफाइंड इन 3। तो ये पीछे है, ये रिजल्ट आया आपका। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया इक्वेशन 1, इंपीडेंस हो गया सर्किट का, और कितना फेज एंगल पीछे रहेगा tan फाई इक्वल टू 1/ω/c/R, या फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/ω/c/R। नीचे है तो ये पीछे रहेगा, बस यही मेन पार्ट है। तो जनरली ये पूछा जाता है कि कितना रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कितना आया कि नहीं। लिखिए जल्दी, लिखिए LCR सर्किट, फिर बताना है। ऐसे ही हमने उसमें भी लगाया था, उसमें ऊपर था तो लीड कर रहा था वोल्टेज, और यहां नीचे है तो लैग्स बिहाइंड है। लैग का मतलब बिहाइंड, पीछे रहना। आज वो लड़की नहीं आई तुम्हारे साथ है? ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन में, लोग लगा नहीं पाते हैं इसको, ये जान लो। इसी कारण से कि कौन आगे है कौन पीछे है, कितना डिग्री, ये सब निकालना है इसमें। BSc का तो एग्जाम खत्म हो गया है कि चल रहा है अभी? BSc का भी चल रहा है। कुछ लोग दे रहे हैं क्या इसमें से जो आते थे पहले? अच्छा, कल हमने जो लिखा था वो LR सर्किट था। अंतर क्या था उसमें? ये इंडक्शन कॉइल में वोल्टेज क्या था? आगे था तो ऊपर बनाया था, तो इधर बना था ये वाला फिगर। तो उसमें रिजल्टेंट वोल्टेज क्या था? आगे था करंट से, और इसमें क्या है? पीछे है करंट से कि नहीं? चलो भाई, लेट में क्यों आती हो? अरे रास्ते में तो रोज पड़ेगा, तो रोज लेट आओगी क्या?
रास्ता तो वही रोज ही आना है ना, 10 15 20 मिनट पहले चलो ना, जल्दी बैठो। जब बेसिक चीज नहीं समझोगे तो कंपटीशन कैसे आएगा। इसको हर एक का अलग अलग आए जरूरी नहीं है, आप एलसीआर सर्किट लिख लो, एलसीआर में जिसका पूछा है केवल वो रखो, बाकी को जीरो कर दो, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। हो गया। अब देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट, यही आपका है। किसका? सबका बना सकते हो, फेजर डायग्राम सबका बन सकता है, केवल आगे हो पीछे दिखाना है कि नहीं। तो अलग अलग जो बनाया था वैसे ही बनेगा सबका। चलिए ये देखिए फिर एलसीआर सीरीज सर्किट, यही मेन है। एल सी आर सीरीज सर्किट है। क्या कह रहे हैं? जैसे एलसी में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसमें कुछ निकालना नहीं है, केवल माइनस हो जाएगा केवल, क्योंकि 180 डिग्री का अंतर होता है ना, जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटाएंगे, उसमें ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, मेन पार्ट यही है। अभी इसमें भी वो आ जाएगा, देखिए ये तुम कह रहे हो बस इतना ही है, देख लो ये है सी आर सर्किट ना, यही है सी आर, लिखो मत, सी आर तो हो गया ना, एल सी देखो, एल सी सर्किट यही है ना, एल सी ऑक्सीलेशन होता है वो था ये सब। अब एक इंडक्शन कॉइल है और एक कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड है आपका V = V0 sin ओमेगा t। अब इसमें क्या है, यहां जो वोल्टेज है VL, वो करंट से क्या रहता है 90 डिग्री आगे, और इसमें करंट से 90 डिग्री पीछे। अब ये आया देखो, करंट ये हो गया, VL ये आया और VC नीचे आएगा, सॉरी ये VL है, VL और ये है VC। अब जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे। अगर VL बड़ा है तो रिजल्टेंट हो गया VL माइनस VC, VC बड़ा है तो रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया VC माइनस VL। और करंट से 90 डिग्री पर हमेशा रहेगा, चाहे VL बड़ा होगा तब भी, VC बड़ा होगा तब भी। अगर VL बड़ा है तो 90 डिग्री आगे रहेगा, VC बड़ा है तो 90 डिग्री पीछे रहेगा, यही उसमें बताना है। आया अब? तो उसमें कुछ मैथमेटिकल आपको एक्सप्रेशन पूछा नहीं जाना इस तरह का, इसीलिए वो नहीं बताया। चलिए एल सी आर सीरीज सर्किट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक इंडक्शन कॉइल है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर। अब ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्टेड है, इंस्टेंटेनियस करंट है I, V = V0 sin ओमेगा t। यहां पर जो वोल्टेज है वो है VL, यहां जो वोल्टेज है वो है VC, यहां जो वोल्टेज है वो है VR। रजिस्टर आपका है R, कैपेसिटर है C और इंडक्शन कॉइल का इंडक्टेंस है L। यही हो गया। अब सीरीज सर्किट में है तो इसमें इन रेजिस्टेंस B एंड I, या ऐसे लिखें BR एंड I आर इन
सेम फेज, मालूम है सबको, मालूम है। इन इंडक्शन कॉइल उसमें VL है, VL आगे है कि पीछे, आगे है। VL लीड्स विथ I बाई 90 डिग्री, बस इतना ही लिख दो, काम चल जाएगा। तीसरा है इन कैपेसिटर, यानी VC पीछे रहता ना, लैक्स विथ I बाई 90 डिग्री। तो एक में उसी फेज में है, L में आगे है और C में पीछे। तो फिगर क्या बना, फिगर ये बना, देखिए ये हमने I ले लिया। अब VR इसी पर है, ये है VR वोल्टेज इन रजिस्टर। अब ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के हैं, VL और VC। यहां पर ये आगे है VL और VC पीछे है करंट से, दोनों 90 डिग्री पर कि नहीं है। तो एक ऊपर होगा तो दूसरा, अब 3 वोल्टेज हैं, VR, VL और VC, और इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस भी होंगे, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। तो 3 केस हैं। एक है केस 1, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VL बड़ा है VC से तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। अब मान लो ये है, ये आया VL माइनस VC, तो अब ये रिजल्टेंट बनेगा ऐसे, ये आया रिजल्टेंट कि नहीं आएगा, क्या आएगा, ये लिखिए, देन रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल टू स्क्वायर रूट VR स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, यही तो आएगा, कोई दूसरा ही नहीं गया है ना। तो ये निकाल लिया। अब इंपीडेंस निकाल लें, VR जो है वो है IR, VL IXL और VC IXC, यही तो हुआ। XL और XC क्या है, इंडक्शन कॉइल का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसके सिंबल XL और XC लिखे हैं। यहां रखोगे तो V इक्वल टू क्या आया, देखिए V इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हो गया IR स्क्वायर, यहां हो गया IXL माइनस IXC होल स्क्वायर। तो यहां भी I का कॉमन है, तो I स्क्वायर होगा सब जगह। ये हो गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। I बाहर कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का मतलब है ओमेगा L है, और XC है 1 ओमेगा C, इसका होल स्क्वायर। तो V बाई I क्या है, V बाई I हो गया, ये हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये हो गया ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो यही तो इंपीडेंस है Z। तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर मान लो केवल LR है तो ये रहेगा, ये जीरो हो जाएगा। केवल CR है तो ये जीरो रहेगा, ये और ये रहेगा, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं होगा।
अगर एल और आर है तो एल और सी है तो ये आर नहीं रहेगा, ये और ये रहेगा, उन्हीं का तो डिफरेंस आया था। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल वही तो रहेगा। तो वो जब चाहोगे रख लोगे। अब इसमें ये आगे है कि नहीं, ये मान लो एंगल फाई है तो tan फाई भी लिख सकते हो, tan फाई, तो दिस ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये है वी आर, नीचे लिख दे रहा है, ऊपर तो मान लो यहाँ माल दिखाई ना दे तो ये नीचे कर दे वी आर, और ये कितना था, यही है वी एल माइनस वी सी, तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो tan फाई इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, तो आई हमने कॉमन ले लिया और यहां आई आर, आई कैंसिल हो गया, या tan फाई इक्वल टू एक्सएल का मतलब हो गया ओमेगा एल और ये 1 अपॉन ओमेगा सी बाई आर। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, इस केस में क्या है, अगर ये है इफ VL is greater than VC then resultant voltage, आगे है पीछे फिगर में, आगे है, अरे करंट से इधर है ना तो आगे ही है ना, तो रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स विथ करंट बाई फेज एंगल फाई डिफाइंड इन 3, ये हो गया। जैसे उसमें था एलआर में उसी तरह ये भी आगे है, लेकिन ये एक एडिशनल टर्म है एक्ससी का। दूसरा कंडीशन अगर ये हम ले, सेकंड केस, केस 2, इफ VL लेस देन VC, यानी VL छोटा है और VC बड़ा है तो नीचे आ जाएगा, तो इक्वेशन 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, यहां हो जाएगा VC माइनस VL, लेकिन V होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क, पॉजिटिव का V स्क्वायर वही है, नेगेटिव का भी, इंपीडेंस पर भी कोई फर्क नहीं होगा, केवल ये पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहां लिख रहे हैं उस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज पीछे हो जाएगा, ये लिख दे रहे हैं, देन रिजल्टेंट वोल्टेज लैग्स विथ करंट, लैग्स विथ करंट कितना, आई बाई फेज फाई डिफाइंड इन 3। कोई और अंतर थोड़ा होगा, वो केवल क्या आ जाएगा, फिगर नीचे आ जाएगा, यही तो आएगा। तो लिखिए इतना फट से। अब मेन पार्ट है रेजोनेंस सर्किट, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है जब एक्सएल और एक्सी इक्वल होते हैं। तुम भी देर में आ रहे हो, हैं देर में आ रहे हो, ज्यादा पढ़ाई हो गई क्या, ज्यादा आने लगा हैं, कौन स्कूल से हैं, क्या कह रहे हो, कौन स्कूल, कॉलेज बोलो, कॉलेज, स्कूल से आ रहा है, कॉलेज नहीं कह पाते, वही तो मैं भी आ रहा हूं, अरे यार अभी देखे होगे, वही तो मैं बैठा था। अच्छा, समय से आया करो।
बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे याद हो जाए, बार बार लिखोगे तो याद रहना चाहिए। एक जो है कन्वेंशन मान लो भाई, रजिस्टर के लिए तो सेम है फेज। अब आप केवल इंडक्शन कॉइल का ले लो, वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, तो कैपेसिटर का अपने आप याद रहेगा, या कैपेसिटर का ले लो तो इंडक्शन का अपने आप याद रहेगा। उसके बाद सारा रिजल्ट लिख सकते हो। उसी में कंफ्यूजन होता है जब सारा याद करते हो एक साथ। एक याद कर लो, दूसरा उसके अपोजिट है। तो इसमें 1 और 2 सेम रहेगा, 1 और 2 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 में वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो 1/ωc माइनस ωL/R, तो इसका मतलब वो पीछे हो गया। निगेटिव वैल्यू का मतलब पीछे रहना, बस यही अंतर है। आज हमको थ्योरी कंप्लीट करना था, अभी बहुत बचा हुआ। लिख लिया इतना। अब थर्ड कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही आपका रेडियो रिसीवर होता है, रेजोनेंस सर्किट जिसको कहा जाता है। वो अलग से मेंशन है सिलेबस में, एलसीआर सीरीज सर्किट और रेजोनेंस। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, इसी में है केस 3। इफ VL इक्वल टू VC, VL इक्वल टू, तो यही है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की। तो अगर ऐसा है तो VL क्या है, IXL इक्वल टू IXC, तो I कैंसिल हो गया, और XL क्या है ωL, और XC है 1/ωc। तो ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को यहां लाओ तो 1/LC, L को नीचे ले जाए तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा होता है 2πf या 2π न्यू, जो भी लिखना चाहो, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाता है 1/√LC। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं f। तो ये है 1/2π 1/√LC। तो यही आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है, इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी यही है आपका कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। तो इसको आप चाहे FR और इसी को क्या लिख सकते हैं, ωR, कि नहीं। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्किट के फ्रीक्वेंसी 1/2π 1/√LC के इक्वल हो तो वही होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, ये है रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट। अब उसमें ये क्या आएगा, फिर V क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां देखिए ना, VL और VC इक्वल है तो ये टर्म क्या हो गया, 0। तो V इक्वल टू VR का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा, तो V इक्वल टू VR। केवल जो रजिस्टर है उसमें वोल्टेज रहेगा, बाकी दोनों वोल्टेज इक्वल और अपोजिट, एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, देन रिजल्टेंट देखिए, वोल्टेज V इक्वल टू केवल होगा VR, वोल्टेज इन रजिस्टर ओनली, नहीं। और Z क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा,
जेड की वैल्यू देखिए, जेड इम्पीडेंस, अगर ये ओमेगा एल 1 ओमेगा सी इक्वल है तो ये हो गया 0, आर स्क्वायर का रूट, तो जेड इक्वल टू आर हो गया केवल। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है उतना हो गया। तो एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज इन द रेजिस्टेंस ओनली, impedance of the circuit becomes minimum and equal to the resistance, pure ohmic resistance। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये कंडीशन बन रही है, तो इसका मतलब इंपीडेंस घट रहा है। अगर पॉजिटिव होता ये तब भी ये पॉजिटिव यानी अधिक होता, निगेटिव है तो स्क्वायर करेंगे तब भी अधिक रहेगा, दोनों ही केस में अधिक रहेगा ना कि नहीं। केवल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये कंडीशन होती है। तो ऐसे ग्राफ बना सकते हो। यहां देखिए, अगर हम जेड का ग्राफ देखें, जेड इंपीडेंस, तो जेड की वैल्यू घट करके मिनिमम हो जाएगी, तो ऐसे एक ग्राफ बनेगा। ये मिनिमम वैल्यू आई जेड की, और इस पर हम चाहे ओमेगा ले या एफ ले फ्रीक्वेंसी, तो ये है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर या एफ इक्वल टू एफ आर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी अगर है, यहां पर ओमेगा लेस देन ओमेगा आर या एफ लेस देन एफ आर है, इस केस में ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर या एफ ग्रेटर देन एफ आर है। इस वाली कंडीशन में ये ऐसे घट करके मिनिमम हो गया, तो इंपीडेंस घटेगा और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम हो जाएगा और रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये है जेड मिनिमम। जेड मिनिमम इक्वल टू हो गया कैपिटल आर के। तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उस कंडीशन में करंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसी फ्रीक्वेंसी पर करंट ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वही है, ये ओमेगा या एफ। तो ये है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, अगर एफ है तो एफ इक्वल टू एफ आर है, दोनों में से कोई एक। तो ये मैक्सिमम करंट है, ये हो गया आई मैक्स इस केस में कि नहीं। तो आई का ये ग्राफ है, तो आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स इक्वल टू वी बाई जेड होता है। आई इक्वल टू क्या है, वी बाई जेड, लेकिन वी कहाँ है, बी आर में है, और जेड क्या है, आर है। तो आई मैक्स इक्वल टू ये है वी अपॉन आर अप्लाइड वोल्टेज बाई द प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, इतना है। तो इसी यही है, बनाइए जरा इसको पूरा रेजोनेंट कंडीशन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये बता दे रहे हैं, इधर वाला है। अभी चाहे तो आप इसको पीक वैल्यू लिख सकते हैं, वी नॉट बाई आर, इसमें फ्लक्चुएशन होगा ही नहीं, है वी नॉट बाई
आर इसकी वैल्यू है। अब इसको कहाँ यूज करते हैं? ये है रेडियो रिसीवर, ये होता है रेडियो। इसमें एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है, सी की वैल्यू को वेरी करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? इसमें एक एंटीना होता है, इससे एक इंडक्शन कॉइल अटैच रहता है और ये ऐसे ग्राउंडेड रहेगा। फिर यहाँ एक वेरिएबल कैपेसिटर इससे जुड़ा होता है, ये है वेरिएबल कैपेसिटर सी और इंडक्शन कॉइल एल। तो इस एंटीना पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स आते हैं, ऐसे ये इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें सर्टेन करंट फ्लो करता है। तो जितना एल और सी, माने अब आपका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 1/2f 1/√LC। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, जब हम आप सी को बदलेंगे, एल मान लो फिक्स है, सी को वेरी करा रहे हैं, तो एफ की वैल्यू बदलेगा। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी का जो रेजिस्टेंस है मिनिमम हो गया और करंट मैक्सिमम हो गया, तो वही इसमें ऑपरेट हो जाता है सिस्टम में। बाकी वीक करंट होते हैं, वो स्ट्रांग करंट होता है, तो वो सिस्टम में ऑपरेट होने लगता है। तो इस तरह से ये रेडियो रिसीवर का काम करता है। देखा होगा पहले ट्रांजिस्टर जब बजता था तो उसमें फ्रीक्वेंसी को सेट करते थे, तो जिस फ्रीक्वेंसी को आप सेट कर दोगे वो फ्रीक्वेंसी कैच हो जाएगा, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, वही उसमें ऑपरेट होने लगेगा, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो। तो इस तरह से होता था रेडियो रिसीवर। तो ये उसी का काम करता है, हर एक सिस्टम में होता है, ट्रांजिस्टर में होगा, टेलीविजन में होगा, मोबाइल में होगा कि नहीं। आप अलग अलग चैनल, कैसे अलग अलग चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब आप सिस्टम में लगाओगे जितनी फ्रीक्वेंसी लगाओगे उसी से करस्पॉन्डिंग वो कैच कर लेगा और वही ऑपरेट होने लगेगा, है ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। तो मेन पार्ट इसका यही है, ये रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है, उसी में इसको यूज किया गया। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब भी निकालना होगा तो ये निकालेंगे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी है और ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये हो गया। क्लियर है? इस कंडीशन में अगर किसी एक में रेजिस्टेंस आप निकालते, एक में वोल्टेज निकालते, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, अप्लाइड वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाएगा। चाहे कैपेसिटर ले चाहे इंडक्टर ले, दोनों में ही अप्लाइड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हो जाते हैं, लेकिन टोटल वोल्टेज तो उतना ही होता है जितना आप अप्लाई किए हो। इसमें पावर का एक पार्ट है, पावर ऑफ एसी सर्किट। इंस्टेंटेनियस, मान लीजिए कोई भी आपका एसी सर्किट है, वोल्टेज ऐसे है V = V0 sin ओमेगा t, और करंट ऐसे है I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई मान। यानी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है फाई का। अगर केवल रेजिस्टेंस है तो फाई 0 होगा, इंडक्शन कॉइल है तो फाई 90 डिग्री, नहीं, कैपेसिटर है तो भी फाई 90 डिग्री, और LR सर्किट CR सर्किट तो अलग अलग फाई आएगा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर P = होता है V × I। इंस्टेंटेनियस पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, P = VI। AC में हो या DC में हो, DC में तो वही हमेशा रहेगा क्योंकि वो बदलता नहीं है, AC में बदलता रहता है। तो ये है V0 sin ओमेगा t और ये है I0
साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसको वी नॉट आई नॉट अलग कर ले। यहां पर है साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई को साइन ए प्लस बी से ओपन कर लो। साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। साइन ए प्लस बी साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये होता है। साइन से मल्टीप्लाई कर लो, वी नॉट आई नॉट, साइन और साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस यहां साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी और साइन फाई। इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले जिससे हम एवरेज वैल्यू निकाल सके पूरे साइकिल के लिए। तो इसको कास टू थीटा में बदल ले तो हो जाएगा हाफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, और ये लिख सकते हैं हाफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। कैसे? इसको 1/2 और 2 लिख ले तो 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यही साइन 2 ओमेगा टी लिखे हैं, यहां लिखा है साइन 2 ओमेगा टी। और ये अभी कल लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, कहां से आया ये देखो, ये है कास 2 थीटा वाला फार्मूला। कास 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इधर लाओगे साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई 2, क्योंकि साइन के साथ 2 है ना। और साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 नहीं था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो डिवीजन वाला ये है, और जो मल्टीप्लीकेशन वाला उसको क्या कर दिया 2 थीटा में बदल दिया, यानी 2 ओमेगा टी में बदल दिया। तो ये हमने इस फार्मूले से लिया है। तो इसको अब याद रखो, बहुत बार लिखा भी गया इस फार्मूले को, तो अभी हटा दे रहे हैं। अब इसके हम पूरे साइकिल के लिए मीन वैल्यू ले, ये तो इंस्टेंटेनियस है। मीन वैल्यू, मीन पावर, मीन पावर लें, इसको ऐसे पी बार लिख सकते हैं। तो पूरे साइकिल के लिए मीन वैल्यू कास का भी 0 होता है और साइन का भी 0 होता है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। बचेगा क्या, यहां देखिए वी नॉट बचेगा, आई नॉट बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा हाफ 1 माइनस 0 और कॉस फाई प्लस ये टोटल हो जाएगा 0। क्यों? साइन का मीन वैल्यू पूरे साइकिल के लिए या कास की मीन वैल्यू पूरे साइकिल के लिए क्या होता है 0 हमेशा। तो चाहे थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो, चाहे 3 थीटा हो, उससे कोई फर्क। तो ये हमने 0 लिख दिया, देखो इसकी वैल्यू 0 लिखा तो ये 1/2 1 माइनस 0 और cos फाई बचेगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ये 1 और cos, तो ये रह जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। इसको हम ऐसे लिखे वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। तो ये है वी आर एम एस और ये आई आर एम एस और ये कॉस फाई, यही है एवरेज पावर पूरे साइकिल का एवरेज पावर। ये हो गया, पी बार लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो केवल फार्मूला याद रखिए, पी बार वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई जो है इसको कहते हैं पावर फैक्टर, ये है पावर फैक्टर, लिखते रहे वेयर कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। अब ये अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग सर्किट में
इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये मेन पार्ट आपका है। P इक्वल टू P बार पूरे साइकिल का है ये, क्या आया, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या है, फाई तो फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है। तो cos फाई को क्या कहा गया, पावर फैक्टर। हम लोग tan फाई बार बार निकाले हैं, उससे हम cos फाई तुरंत निकाल सकते हैं। ये हटाए नहीं, लिखो जल्दी तब। अब देखो पहला, इन प्योर ओमिक रेजिस्टेंस ओनली फाई इक्वल टू होता है 0। प्योर ओमिक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं ना, कि अलग अलग होते हैं, सेम फेज, तो फाई 0 होगा। और cos 0 की वैल्यू, cos 0 इक्वल टू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, देन पावर विल बी मैक्सिमम। और P मैक्स कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। cos फाई की वैल्यू तो 1 हो गई। तो अगर केवल प्योर ओमिक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं है उसमें पावर लॉस मैक्सिमम होगा, जो पावर जनरेट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी इलेक्ट्रिकल पावर लॉस मैक्सिमम होगा, वो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल में, हीट में, या किसी और फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास 2 सर्किट और है अलग अलग, जिनको हम ले सकते थे। दूसरा क्या ले सकते हैं, इन इंडक्शन कॉइल और कैपेसिटर ओनली। फाई 90 डिग्री होता है, फाई कितना रहता है, करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। तो अगर इंडक्शन कॉइल है तब भी, कैपेसिटर है तब भी, अलग अलग है, या तो इंडक्शन कॉइल या कैपेसिटर। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 है 0। तो P बार जो है पूरे साइकिल का पावर लॉस 0 हो जाता है, यानी उसका जो पावर रहेगा, कोई पावर लॉस नहीं रहेगा, करंट तो फ्लो करेगा लेकिन पावर लॉस नहीं होगा। इन दिस केस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, बट नो पावर लॉस टेक प्लेस। ऐसे करंट को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वाटलेस करंट। पावर की यूनिट क्या है? वाट। तो अगर पावर लॉस नहीं है तो उसको कहा गया वाट लेस करंट। करंट तो फ्लो करेगा लेकिन कोई पावर जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं वाटलेस करंट, वाटलेस करंट इसको कहा गया। तो कैसे ये होता है, ये कैसे होता है? पूरे साइकिल का है ये, इंस्टेंटेनियस नहीं है, ऐसे है। देखिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसका भी बना दे रहा हूं अभी, रेजिस्टेंस का भी और उसका भी, कैपेसिटर का, इंडक्टर का। इसको ऐसे हटा दे, अभी पूरा ना हटाए, केवल इतना। ये देखिए, पहले रजिस्टर का देख लो,
रजिस्टर का कैसे ये हुआ कि पावर मैक्सिमम हो गया, ये बना रहे केवल रजिस्टर के लिए। पहले तो वोल्टेज हमने ये लिया था, देखो ऐसे लिया था वोल्टेज ने। अब अगर केवल रजिस्टर है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो ऐसे बनाया था पहले, ये करंट बनाया था, ऐसे बनाया होगा देख लो, जब केवल रजिस्टर था तब। तो पावर क्या होता, V इंटू आई, V भी पॉजिटिव आई भी पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये पावर हो गया। ये P है, ये V है और ये I है, और यहां दोनों निगेटिव, तो उनका प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हुआ, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पावर पॉजिटिव ही हैं, तो इसीलिए पावर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। पावर क्या हो गया, किसके लिए, इन आर सर्किट ओनली। P मैक्स होता है पूरे साइकिल का VRMS इंटू IRMS। अब इंडक्शन कॉइल का देख लो पहले, इंडक्शन कॉइल में क्या था, वोल्टेज मान लो ये लिया, इंडक्शन कॉइल में वोल्टेज करंट से आगे रहता है, करंट पीछे रहता है कि नहीं। वोल्टेज में, वोल्टेज इंडक्शन कॉइल की बात कर रहा है, इन इंडक्शन कॉइल कौन आगे है, वोल्टेज, और करंट पीछे है 90 डिग्री। तो करंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे, ऐसे रहेगा, यही है 90 डिग्री ना, 0, 90, 180, 270, 360। अब पावर देखो क्या है, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस का प्रोडक्ट माइनस, तो ये हो गया पावर पहले क्वार्टर का, और दूसरे में दोनों पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया, फिर अगले में ये प्लस है तो नीचे माइनस है तो ये हो गया, फिर अगले में दोनों माइनस है तो प्रोडक्ट फिर प्लस हो गया। तो जितना यहां पर माइनस उतना यहां प्लस, जितना यहां माइनस उतना यहां प्लस, टोटल वैल्यू क्या है, 0। टोटल वैल्यू क्या होगी, तो इसीलिए कोई पावर जनरेट या कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको वाटलेस करंट कहा गया। कैपेसिटर होता तो करंट आगे से शुरू होता 90 डिग्री कि नहीं, तो उसमें बस फर्क क्या हो जाएगा, केवल ग्राफ का फर्क हो जाएगा। वोल्टेज ये है, करंट 90 डिग्री आगे रहता तो ऐसे चलता, ऐसे चलता, तो ये पहले पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, ये C है इन कैपेसिटर ओनली। तो इसीलिए पावर लॉस क्या है, 0, पावर लॉस क्या है, 0। तो ये है, ये एडवांटेज है AC का, यानी जब हमने AC सर्किट लिया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिया है, तो रेजिस्टेंस में पावर लॉस मैक्सिमम है, लेकिन अगर कोई कैपेसिटर लगा है, कोई इंडक्टर लगा है, तो उसमें कोई पावर लॉस नहीं है। और अगर हम DC लिए होते तो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर कोई काम करता ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो कभी कभी पूछा जाता व्हाट इज एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, ये उसका एडवांटेज है। अब अगर और कोई सर्किट होती तब LR, CR या LCR तो अलग अलग आता, cos फाई निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, कैसे निकाल, ये लिख चुके हो कि नहीं, अब कैसे निकाल लेते हैं, देखो मान लो हमने LR ले लिया, यहां देखो अगर हम LR सर्किट ले लें, इन LR सर्किट,
tan फाई, ये था ओमेगा एल बाई आर, था कि नहीं? एल आर में tan फाई क्या था? ओमेगा एल बाई आर। अगर सी आर होता तो 1 ओमेगा सी आर था, और एल सी आर होता तो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा 1 ओमेगा सी बाई आर। तो तीनों से हम क्या निकाल सकते थे? तीनों से जो भी रहेगा क्या निकाल लोगे? ये देखो, हम पहले ये निकाले, एक फिगर बना ले, ये एंगल है फाई, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये है आपका ओमेगा एल, और ये क्या है? आर। तो ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, ये होगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का, तो यही तो जेड है, ये क्या है? इंपीडेंस है। तो अगर tan फाई मालूम है तो cos फाई क्या होगा? cos फाई इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन, तो बेस है आर अपॉन जेड कि नहीं है, या cos फाई इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो पी बार क्या हो गया? ये देखो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये कब है? जब एल आर सर्किट है। अब ये जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि 90 डिग्री नहीं होता फेज डिफरेंस, कुछ कम रहता है ना, तो पावर लॉस ना तो मैक्सिमम होगा ना तो जीरो होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। क्लियर हुआ? अब अगर सी आर होता तब इन सी आर सर्किट क्या बदलता? क्या बदलता? यहां 1 ओमेगा सी आ जाता और कोई फर्क नहीं आता। तो ये लिख रहा है पी बार इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और इसी तरह इन एल सी आर सर्किट आप लिख सकते हो पी बार वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, या 1 ओमेगा सी माइनस 1 ओमेगा एल होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं होता, और जब रेजोनेंस होता है तब ये आर बाई आर, रेजोनेंस में तो केवल कैपिटल आर रह जाता है, तो पावर मैक्सिमम रहता है। पावर क्या रहता है? और वो रेजिस्टेंस वाला ही हो जाता है तब एट द रेजोनेंस, कि नहीं? एट द रेजोनेंस जेड, ये जेड है, जेड इक्वल टू हो जाता है आर, तो इसका पावर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, और वही पावर होगा जो रेजिस्टेंस का होता था केवल प्योर ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, देख लो सबका, इसीलिए लिख दिए। ये फिगर बना चुके हो हैं? इसी को और थोड़ा सा एक लाइन लिख लो फिर ये, तो ये आपका ऐसे हो गया। एट द रेजोनेंस, एट द रेजोनेंस Z इक्वल टू Z मिनिमम इक्वल टू R, देन P बार इक्वल टू V R M S इंटू I R M S इंटू R बाई R हो जाता है ना, R बाई R, तो ये मैक्सिमम हो गया, P बार मैक्स हो गया, और ये हो गया V R M S इंटू I R M S, मैक्सिमम पावर हो जाता है उस केस में, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर।
मैक्सिमम वोल्टेज भी रहता है। एलसीआर का रेजिस्टेंस क्या बनता है? एलसीआर का रेजिस्टेंस जेड। अरे क्या बनेगा? ग्राफ। ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा? रेजोनेंस के केस में मिनिमम हो जाएगा और बाकी केस में मिनिमम नहीं रहेगा। तो मिनिमम होगा तो कैसे रहेगा ये देखो, ऐसे था आर का और ऐसे था एक्सएल और ऐसे था एक्ससी, ये था एक्ससी, ऐसे था तीनों ने कि नहीं था? ऐसे था। और ये है एलसीआर के लिए, एलसीआर के लिए, ये फॉर एलसीआर सर्किट। और एट द रेजोनेंस ये इसमें आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा मिनिमम, यानी ये हो जाएगा कि नहीं? ये कब होगा? एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, ये वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगा। यही ये डबल लाइन हमने देखिए डॉटेड लाइन बनाया, ये एट द रेजोनेंस है, ये है एट द रेजोनेंस। तो ये सब सभी जगह ग्राफ नहीं है बोकोग्राम, देख लीजिए। ये ओमेगा का वेरिएशन, ओमेगा पर वेरिएशन है, ओमेगा से और जेड का वेरिएशन। इसको घर पर खूब जाके पढ़ना ये सब टॉपिक, नहीं तो कंपटीशन में जब पूछ लिया जाएगा कोई, अगर पढ़े नहीं हो तो नहीं आएगा। आ गया पावर पूरा कि नहीं आया? वो जो हमने बताया वो tan फाई, मेन पार्ट वही है। फाई जो फेज डिफरेंस है किसमें कितना है वही मेन पार्ट है इसका, उसी पर सारे रिजल्ट आते हैं, उसी पर रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, उसी से आपका इम्पीडेंस आएगा, उसी से सारे पावर आएगा, क्योंकि पावर फैक्टर उसी से निकलेंगे। अब एक टॉपिक और है ट्रांसफार्मर, इसमें एक टॉपिक है पूरा थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर। अरे वो उसमें भी बहुत से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, रेजोनेंस पर पूछा जाएगा, पावर पर पूछा जाएगा, जो VRMS और IRMS पर पूछा गया है भाई बहुत बार, और ट्रांसफार्मर पर बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग साल में अलग अलग पूछे जाएंगे। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, सेल्फ इंडक्टेंस पर, इन सब पर भी अलग अलग सालों में अलग अलग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा इस टॉपिक से। एक उसका उसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और दूसरा AC का। दोनों हो सकते हैं क्वेश्चन एक ही साल में पूछ लिए जाए। कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, कभी AC का, कभी इंडक्टेंस का या कैपेसिटेंस उस वाले, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक का फ्लक्स से पूछा गया, AC जनरेटर पर पूछ लिया गया। अब वो हो गया, पूरा लिख लिया। अब देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर आप जानते हो ट्रांसफार्मर क्या है? बहुत लोग बता देते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो AC को DC में बदल दे, ये कभी नहीं होगा। ट्रांसफार्मर इज ओनली AC डिवाइस, DC में ये कभी होगा ही नहीं। क्योंकि ये कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा? जब चेंज ऑफ करंट हो। DC में चेंज ऑफ करंट नहीं होता।
तो इट इज प्योर एसी डिवाइस। इसका काम क्या है, ये वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है ऑन द सेम पावर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो पावर वही रखेगा, जितना इनपुट पावर है उतना आउटपुट पावर। वोल्टेज को बढ़ा देगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को घटा देगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट घट जाएगा क्योंकि पावर तो वही रहना है, और वोल्टेज घटाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसकी यूटिलिटी क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं? हम जो पावर जनरेट करते हैं, पावर जनरेशन होता है, करंट या वोल्टेज का इंडक्शन नहीं। वो इंडक्शन किस काम करते हैं या जनरेशन किस काम करते हैं? पावर का। पावर जनरेट होता है और उसी पावर को हम सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। किसी शहर को हमें सप्लाई देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल पावर का, तो वहीं पर तो नहीं जनरेट हो जाएगा ना, कि वहीं जनरेट हो जाएगा। वहां कब जनरेट होगा? जब आप एक वो लगाओगे जनरेटर अपने घर में, तब तो जनरेट होगा। तो कितने घरों में जनरेटर लगेगा? अगर हमें लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो उसका क्या मोड है? वही टरबाइन, कि नहीं? टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब उसको रोटेशन के लिए अलग अलग मोड है। हाइड्रो एनर्जी को यूज करें, विंड एनर्जी को यूज करें, टाइडल एनर्जी को यूज करें, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें, कोल एनर्जी को यूज कर ले, गैस एनर्जी को यूज कर ले। उसको हमें रोटेट कराना होता है। किसको? आर्मेचर को। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। एसी जनरेटर पूरा बता चुके हैं कि नहीं बताया? तो एक कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। वही आपका एसी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। और जब हम वो किसी सर्किट में अप्लाई करेंगे तो उसी तरह का करंट फ्लो करेगा। तो अब हमें ट्रांसफार्मर की क्या जरूरत पड़ गई? ट्रांसफार्मर की जरूरत इसलिए पड़ी कि जहां हम वोल्टेज को जनरेट करते हैं वहां पर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी, एक डिफिनिट वोल्टेज पर हम उसका जनरेशन करते हैं। हमारे घरों में जो डिवाइस है वही वोल्टेज अगर हम जनरेट कर रहे हैं तब तो यूज कर पाएंगे। उससे कम का है तो भी नहीं यूज कर सकते, उससे अधिक का है तो भी यूज नहीं कर सकते। जैसे हमें मोबाइल चार्ज करना है तो 5 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए। तो 3 वोल्ट हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, 220 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको यूज नहीं कर सकते। हमें एक मोटर चलाना है जो 440 वोल्ट पे चलेगा, तो 220 वोल्ट पर हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इंजन चलाना है, 11,000 वोल्ट का है, तो हम उसको यूज उसमें नहीं कर सकते। तो करना क्या होता है? वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा या वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। जहां पर हम वोल्टेज जनरेट करते हैं या पावर जहां जनरेट करेंगे तो वो V और I के फॉर्म में होगा। अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो करंट बहुत अधिक होगा, जैसे इस तरह का होगा 220 वोल्ट और तब 10 टू द पावर 10 एम्पियर। तब पावर कितना हुआ? इसका प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? लेकिन अब अगर ये हम भेजेंगे तो 10 टू द पावर 10 एम्पियर का करंट वायर के थ्रू भेजना पड़ेगा। अब अगर इतना करंट हम किसी स्टेशन से सिटी को भेजें तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। क्यों? क्योंकि जो वायर के थ्रू भेजेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस होता है और एनर्जी लॉस होता है I² RT। करंट क्या है? 10 टू द पावर 10, उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हीट लॉस। तो रास्ते में सारा लॉस हो जाएगा, रास्ते में ही सारा पावर लॉस हो गया। हम लोग क्या करते हैं? इसको बदल लेते हैं, 220 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट कर लिया। अब ये 100 एम्पियर का करंट भेज रहा है। ये वोल्टेज हो गया, ये करंट, पावर तो अभी भी वही है। तो अब करंट बढ़ घट गया कि नहीं? या इसको 10 एम्पियर में भेज रहे हैं, अब उसका स्क्वायर तो बहुत कम हो गया।
उसका स्क्वायर तो लॉस बहुत कम हो गया, लेकिन वोल्टेज बहुत बढ़ गया। ये वोल्टेज जब हमारे शहर में आएगा तो हम इसको यूज कर पाएंगे। हमारा डिवाइस तो 220 वोल्ट का है, 440 वोल्ट का है, 11,000 वोल्ट का है, तो फिर स्टेप को डाउन करना पड़ेगा। तो यहां हम जब इसको इसमें बदलेंगे तो चाहिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे और करंट को घटा दे। और जब शहर में आ गया तो चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को फिर घटा दे, जिससे वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये है यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के एसी डिवाइस है या दो तरह के ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। एक है स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। थोड़ा सा लिखिए, ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज एन एसी डिवाइस प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, कभी कभी नीट में ही पूछा गया है, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसका प्रिंसिपल ये है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, अभी लिखो ना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। म्यूचुअल इंडक्शन वो प्रिंसिपल से मतलब थोड़ा उसका। इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, it convert low voltage of AC, वोल्टेज बेस है, it convert low voltage of AC in high voltage of AC on the same power, पावर सेम रखेंगे। आइडियल के लिए होता है केवल, नहीं तो कुछ पावर लॉस भी हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इन लिखिए इसमें, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, in step up transformer number of turns in secondary coil is much more than number of turns in primary, coil। दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। एक में अप्लाई करते हैं, दूसरे में इंडक्शन होता है। दूसरा लिखिए, अब ये लिख लो, ये है सिंबल। ये प्राइमरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी में ज्यादा है, और ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है। ये दो लाइन खींचा गया है। तो ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, NS इज मच मोर देन NP, लिख लो।
अब स्टेप डाउन इसका उल्टा होता है। नंबर 2 लिखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर it convert high voltage of AC into low voltage at the same power। देखिए, इन दिस ट्रांसफार्मर number of turns in secondary coil much less than number of turns in primary। प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, तो अधिक से कम। वहां अधिक रहेगा तो यहां कम हो जाएगा। ये सिंबल है और ये लिख लीजिए। अब बाकी जो बचा है वो अगले टर्न में हो पाएगा। सर आ गए हैं अभी हमारा 2 क्लास है, तो अभी आधा घंटा इसमें और लगेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल इसके बाद पूरा बताना। अभी 2 क्लास बाकी है, तो हो जाएगा न्यूमेरिकल भी। आप लोग भी करके आइए, जो भी पूछना होगा सब न्यूमेरिकल बताएंगे। उस दिन वो रहेगा जो स्लाइडर लगाते हो, इसमें लगा देना, तो उसमें बता देंगे।